नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग जनरली एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं उन पर बातचीत करते हैं हम लोग। आज एक आंसर राइटिंग का भी वीडियो आएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सब बातचीत करने वाले हैं। एक तो जो अपना टेस्ट सीरीज आएगा 15 जून से, मैं उसके बारे में बता दूंगा और आज से जोड़ना मैं शुरू करूँगा। आप जुड़ जाएंगे, उसके पश्चात से आपको सारा कुछ टेस्ट में मैं करवाऊँगा। तो टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। उसके बाद से साइंस का पेपर जो 70 बीपीएससी है और 69 बीपीएससी के आधार पर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग मार्क कर लेंगे। और इस बार मैं पहले इसीलिए मार्क करवा दे रहा हूं ताकि आप अभी से तैयार कर लें। पिछली बार विज्ञान में ही बहुत सारे लोगों के नेगेटिव मार्किंग हो गए थे, जिसके कारण से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से कई सारे बच्चे होनहार स्टूडेंट्स बाहर हो गए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर के हम लोग देखेंगे कहाँ से प्रैक्टिस करें, सबसे सटीक प्रैक्टिस का पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा कौन सा बुक होना चाहिए, कौन सा सोर्स होना चाहिए, उसकी भी बातचीत हम लोग कर लेंगे। हर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये भी देखेंगे क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है और कहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, या कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिस पर अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो सारे के सारे सवाल सही किए जा सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के भी और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन दोनों के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। तो तीनों इशू पर बात करते सबसे पहले बातचीत करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो जैसा कि आपको पता होगा, टेस्ट सीरीज के बारे में हमेशा मैंने एक ही चीज़ बोला है कि उसका मुख्य मोटिव होता है टेस्ट सीरीज का रिवीजन करना, नए सवालों का प्रैक्टिस करना और ये आकलन करना खुद से कि किस प्रकार के सवाल मेरे सही होते हैं, किस प्रकार के सवाल मेरे गलत होते हैं, कौन सा मेरा पक्ष मजबूत है, कौन सा मेरा पक्ष कमज़ोर है, खुद से इवैल्यूएशन करना। तो उसी प्रकार का टेस्ट सीरीज भी हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें आपके रिवीजन का मुख्य फोकस रखा गया है कि बच्चों का कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए पहली बात तो इसी के कारण से जो सब्जेक्ट पर बेस्ड और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बनाए हैं उसकी टोटल संख्या 25 रखी गई है। बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे। 25 को आप 150 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कितने सारे सवालों का आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिसमें जो पहले 2 टेस्ट होंगे वो पॉलिटी के होंगे, उसके बाद से आपको 3 टेस्ट हिस्ट्री के मिलते हैं। टोटल 11 टेस्ट जो हैं, टेस्ट 11 तक जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। उसके बाद से टेस्ट 12 से लेकर के टेस्ट 21 तक जो होंगे ये फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, यानी कि 10 फुल लेंथ हो गए और 11 करीब में सब्जेक्ट बेस्ड हो गए। उसके बाद से 4 जो होंगे ये टोटल करेंट अफेयर का टेस्ट होगा, क्योंकि करेंट अफेयर का टेस्ट लास्ट में इसलिए रखा गया है ताकि अंतिम तक आते आते ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर मैं आपके कवर करवा सकूं। 15 जून से शुरू होगा और 6 अगस्त तक ये टेस्ट सीरीज चलेगा। और इसमें टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पर ही होगा, जैसे मैंने पहले भी करवाया है, पिछले साल भी करवाया था। करीब में 800 बच्चे जुड़े हुए थे और 800 बच्चे थे। 2 अलग अलग ग्रुप था पीटी टेस्ट का, जिसमें 800 करीब में बच्चे जुड़े हुए थे और रिवीजन का मुख्य फोकस रहता है इसमें। तो एक चीज़ और है कि टेस्ट का शेड्यूल, वो टाइमिंग क्या होगा, तो टाइमिंग वही रखेंगे जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है। हमेशा ही जब भी प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम के टाइमिंग पर प्रैक्टिस अवश्य ही करें। शुरुआत में टेस्ट में 3-3 दिनों का गैप रखा गया है और लास्ट में अगर एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो बहुत कम चांस है कि होगा। अगर सितंबर में नहीं होता है तो यकीन मानिए 10 टेस्ट मैं और करवाऊँगा। अक्टूबर नवंबर में अगर दिसंबर तक एग्ज़ाम जाता है तो 10 टेस्ट मैं एक्स्ट्रा आपको और भी करवाऊँगा। उसका जैसे जो होगा फ़ी लेना होगा या बिना फ़ी के होगा, जैसे जो होगा करेंगे हम लोग। लेकिन शुरुआत में 3 दिनों गैप पर टेस्ट होगा, उसके बाद से 2 दिनों के गैप पर में टेस्ट होगा। और करेंट अफेयर का टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट दूंगा आपको 12 बजे और ठीक 2 बजे में आपको आंसर और वीडियोस मिल जाते हैं। प्राइस क्या रखा है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अपना चैनल जो खड़ा है वो एक ही चीज़ के आधार पर खड़ा है, वो है ट्रस्ट, विश्वास। उससे बड़ा किसी चीज़ का मूल्य नहीं होता है। प्राइस कितना रखा होगा, 25 टेस्ट है तो 2500 रुपया तो रखा ही होगा मैंने, है ना। 2500 कितना नहीं, 2000 ना, कितना 1500 तो होगा ही, ये भी नहीं है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, 1000 रुपये, 1000 भी नहीं रखा है, मिनिमम 700 तो रखा ही होगा मास्टर साहब ने। नहीं, प्राइस इतना ही आपसे ले रहा हूँ जितने में टेस्ट का खर्चा निकल जाए। वो है जो पेड ग्रुप में कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, किसी भी पेड ग्रुप में आंसर राइटिंग में शामिल हैं ऑलरेडी बच्चे, उनके लिए 499 मात्र प्राइस है। 499 रुपये में टेस्ट दे रहा हूँ आपको। 20 रुपये पर टेस्ट पड़ रहा है। 20 रुपये का तो दूध भी नहीं आता है ग्रुप। और जो बच्चे नए हैं जो टेस्ट सीरीज़ में केवल ऐड होंगे, जिन्होंने आंसर राइटिंग वगैरह में नहीं जुड़े हैं, उनके लिए 649 है टेस्ट का प्राइस। 649 रुपये है और 499 रुपये प्राइस है। कैसे जुड़ना होगा मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी। उस पर क्लिक करेंगे आपको QR कोड और सारा डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पर आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको मैं ऐड कर दूंगा।
क्या टॉपिक भी मैं दूंगा टेस्ट से पहले। देखिए, टेस्ट मैं शुरू कर रहा हूँ 15 जून से। उससे पहले मैं शुरू कर सकता था, 15 मई से मैं शुरू कर सकता था, क्योंकि सब लोगों ने तो शुरू कर ही दिया है। तो इसी कारण से शुरू कर रहा हूँ कि 15 जून तक आप सारा कुछ पढ़ लें। टेस्ट देने से पहले ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि आप मुझसे कुछ भी पूछो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर भी जो पहला पॉलिटी का टेस्ट होगा उसमें राष्ट्रपति तक के सवाल आएंगे आपके शुरुआत से लेकर के, और दूसरे में राष्ट्रपति के बाद तक के सवाल आएंगे। तो ये 2 टेस्ट का तो मैंने बता दिया है, बाकी भी आपको रिस्पेक्टिवली बता दूंगा मैं उसी समय। ओके, जुड़ना हो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और आप जुड़ सकते हैं। ओके, देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टेस्ट के जो 25 डिस्कशन के वीडियो होंगे वो केवल पेड मेंबर्स के लिए होंगे, जो टेस्ट से जुड़ेंगे उन्हीं के लिए होंगे, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगे। पहले टेस्ट का मैं वीडियो अवश्य ही डालूंगा यूट्यूब पर मैं, ताकि सैम्पल के रूप में आपको पता भी चले, वो तो डालूंगा ही, लेकिन जुड़िएगा। लिमिटेड स्टूडेंट ही होते हैं मेरे टेस्ट में, ज़्यादा भी भीड़ मुझे नहीं चाहिए होता है। पिछले साल जितना भी हो जाता है तो भी काफ़ी रहता है मेरे पास। तो फर्स्ट 300 स्टूडेंट के लिए ये प्राइस है, उसके बाद प्राइस चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ा दूंगा मैं। तो उसी हिसाब से होगा, आप जुड़िएगा ज़रूर, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन में जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ और 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर एक पूरा एनालिसिस तैयार किया कि कौन से सवाल कहाँ से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सारा आपको हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। 70 बीपीएससी पीटी के क्या पेपर आसान थे? नहीं। अब भी अगर आप आसान बोल रहे हैं तो यकीन मानिए आप सच्चाई से आँख चुराने वाले लोगों में शामिल हैं। अगर आसान होता इतना कम कट ऑफ नहीं जाता। पहली बात तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जिनका प्रीलियम नहीं हुआ या जिनका हुआ आप किसी को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। जिसका नहीं हुआ आप ये नहीं बोल सकते हो कि इतना आसान पेपर में नहीं हुआ, और जिनका हो गया उनको आप ये नहीं कह सकते इतना आसान पेपर था इसीलिए हो गया। ये सबसे गलत एनालिसिस है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर एनालिसिस करेंगे तो अगर पेपर आसान होता तो इतना कम कट ऑफ नहीं जाता, ये मान करके चलिए और इसी आधार पर तैयारी कीजिए। सबसे पहला होता है सत्य को स्वीकार करना। क्या था पेपर में कठिन? पेपर में कठिन था जब आपसे वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में -1/3 निगेटिव मार्किंग लगा दिया जाता है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ये, कि अगर आपका एक फैक्ट गलत हुआ तो -1/3 आपका हो जाएगा, और अगर आपका एक फैक्ट सही होता है तो आपके 1 नंबर मिलते हैं। सोचिए जरा कितना मुश्किल हो जाएगा इस पेपर में स्कोर करना। ऊपर से पिछली बार के पेपर में क्या था, 70 बीपीएससी पेपर के पेपर में, पीटी के पेपर में, उससे पहले का पीटी का पेपर देखिए, 69 का आप उठा लीजिए, 68 का उठा लीजिए, 67 का उठा लीजिए। इसमें साइंस के सवाल हो या किसी भी सब्जेक्ट के सवाल हो, खासतौर से साइंस के सवाल अगर हैं तो 30 सवाल एक ही जगह एक ही सीक्वेंस में दिए होते हैं। ठीक है, 30 नहीं तो 27 एक ही जगह होते, 3 बिखरे हुए होते हैं, है ना। सारे पेपर में वैसा ही स्थिति है। 69 में थोड़े बहुत कम थे लेकिन ठीक था, उसमें भी सीक्वेंस में दिए हुए थे। 70 बीपीएससी का पेपर उठाइए, साइंस के पेपर इतने ज़्यादा बिखेर करके दिए हुए कि आपको मिलेंगे ही नहीं जल्दी। हिस्ट्री के सवाल बिखेर दिए, मिक्स कर दिया इन्होंने, कहीं पर 5 सवाल है, कहीं पर 4 सवाल है, फिर अगले पेज में 2 सवाल है, फिर अगले पेज में 5 सवाल है। ये छोटा सा चेंज करके उसने पेपर को बहुत कठिन बना दिया, है ना। मिक्स हो जाता है पेपर, अचानक से आपका कॉन्सेप्ट बदल रहा है, तुरंत ज्योग्राफी का सॉल्व कर रहे हैं, फिर तुरंत साइंस का सवाल आ जा रहा है अगला। ये एक मुश्किल हो जाता है पेपर। तो पेपर एनालिसिस में ये भी आपको पता चलेगा कि एक जगह सवाल नहीं दिए हुए थे, आपको ढूंढना पड़ रहा था। मान लीजिए आपका हिस्ट्री का पक्ष मजबूत है तो आपको हिस्ट्री ढूंढना पड़ रहा है कि हिस्ट्री आखिरकार है कहाँ पेपर में। इन 2 कारणों से 70 बीपीएससी का पीटी का पेपर अगर कोई आसान बोल रहा है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉडरेट लेवल का पेपर था और निगेटिव मार्किंग के कारण से वो और भी ज़्यादा कठिन हो रहा था। कुछ फैक्ट जो आसान थे उसी के आधार पर बच्चों ने 60-70 नंबर भी स्कोर किया है। जो कठिन सवाल थे, जो गेम चेंजर थे, वो था साइंस, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल काफ़ी ज़्यादा कठिन पूछे हुए थे। करंट अफेयर भी कठिन स्तर के सवाल पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स में भी कठिन स्तर के डेटा बेस सवाल पूछे गए थे। आसान में हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन आसान था, बिहार स्पेशल के आसान सवाल पूछे गए थे। उसी के आधार पर सबने ये चीज़ फैला दिया। पेपर के ठीक अगले दिन मैंने बोला था कि ये पेपर आसान नहीं है, पेपर आसान नहीं था, ये मान करके चलिएगा। तो किस आधार पर तैयारी किया जाए? क्या मैं आपको डराने के लिए कह रहा हूँ कि पेपर आसान नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, मैं सच्चाई आपको बताता हूँ। अगर पेपर आसान होता तो कट ऑफ 109 जाता, 110 जाता, 67 बीपीएससी के जैसे, है ना।
नेगेटिव मार्किंग है गुरु, आसान से आसान पेपर में आपका बैंड बच सकता है, यकीन मान करके चलिएगा ये चीज़, ठीक है। और अगर आपको हवाई तैयारी करनी है तब तो फिर कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहला सवाल एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से पूछा गया था। ये आपको 9th के केमिस्ट्री में भी मिलेगा और 11th में भी मिलेगा, 11th एनसीईआरटी में मिलेगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वहाँ पर परमाणु के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। डाल्टन का सिद्धांत फेल्ड सिद्धांत है ये सारे के सारे, बाद में हम लोग रदरफोर्ड वगैरह का सिद्धांत पढ़ते हैं, वो सही साबित होता है। डाल्टन वगैरह के जो सिद्धांत हैं ये सब सिद्धांत जो थे वो गलत साबित हो गए थे। इस सिद्धांत से एक सवाल पूछा गया था, 9th एनसीईआरटी से पूछा गया था और 11th की केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद से एक सल्फ्यूरिक एसिड वाला सवाल पूछा गया था, एसिड भी सवाल पूछा गया था। ये 10th के साइंस में दिया हुआ है, 10th और 11th दोनों में साइंस में आपको मिल जाता है। ये 10th और 11th दोनों में एसिड बेस सॉल्ट करके चैप्टर है, वहीं से ये सवाल पूछा गया था। इसी प्रकार से गैसों के द्रवीकरण वाला सवाल पूछा गया था, ये 11th के केमिस्ट्री का सवाल है। फिजिक्स में भी ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, 9th के केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। और लिक्विड, द्रव और गैस जो पदार्थ के स्टेट होते हैं उसके बारे में हम लोग 7th और 8th के एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। निम्न से कौन से लौह अयस्क हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग हो गया। ये आप 10th के साइंस में ही पढ़ते हैं, 12th के साइंस में भी पढ़ते हैं और आप मेटलर्जी में भी इसको पढ़ते हैं। तो यानी कि एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया है। उसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया था, रोगों को प्लीहा ज्वार कहा जाता है, यानी कि बीमारियों से सवाल पूछे गए थे। 9th के साइंस में भी आपको मिलेगा, 10th के बायोलॉजी में भी मिल जाएगा ये सवाल आपको, ओके। उसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया था सौर स्थिरांक के बारे में, ये आपको 11th की फिजिक्स में मिलेगा और 12th की फिजिक्स में मिलेगा। ये कठिन सवाल था, हालांकि जनरल साइंस जीके में भी हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। सौर स्थिरांक के बारे में, सोलर कांस्टेंट के बारे में हम लोग जीके में भी प्रैक्टिस करते हैं। क्लोरोफिल का सवाल पूछा गया था, ये 9th में भी मिल जाएगा, 10th में भी मिल जाएगा आपको। बायोलॉजी के सबसे बेसिक किताब में हम लोग पेड़ पौधों का जहाँ पर अध्ययन करते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और वही सवाल आपसे पूछा गया था। टेस्ला के बारे में पूछा गया था, टेस्ला किसके समतुल्य है, ये आपको 11th की जो फिजिक्स की किताब है उसमें भी आपको मिल जाता है और 12th में इलेक्ट्रोस्टैट जो चैप्टर है उसमें भी आपको मिल जाता है। तो और चार्जेज जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज, वो सब चैप्टर जो है उसमें भी आपको मिल जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। साइंस में बंधुओं कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट 9th में भी है, 11th में मिलेगा, 10th में आपको जो मिलता है वो आपको 12th में मिलेगा। यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं आपको 12th तक का पढ़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आपके पास साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, अगर साइंस का बैकग्राउंड है तब तो कोई बात नहीं, साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आप 10th तक का मिनिमम एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर ही करें। साइंस के लिए इतना छोटा सा सजेशन मैं दूंगा। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का भी समय नहीं मिल रहा है तो कौन सी किताब पढ़ें ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसी प्रकार से एक और सवाल पूछा गया था, विलियन यानी कि सॉल्यूशन और धातु वाले चैप्टर से सवाल पूछा गया था। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टाइप का जो चैप्टर है क्लास 10 की एनसीईआरटी में, वहाँ से सवाल पूछा गया था। मेटल के बारे में और मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों के साथ उसके बारे में पूछा गया था। हर साल इस चैप्टर से एक सवाल की गारंटी होती है, अभी मैं चैप्टर बताऊँगा आपको। उसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया था सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया, कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ को कैसे तोड़ते हैं। कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ मान लीजिए CH3 है, इसको कैसे तोड़ते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को कैसे तोड़ते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो ये बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा और 7th की साइंस में मिल जाएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये चैप्टर है, इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा 10th का जो साइंस है उसमें एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, डीकम्पोजर्स एंड रोल ऑफ ब्रेकिंग, क्या लिखा हुआ, एक सेकेंड इस पर लिख गया है, ऑर्गेनिक मैटर को कैसे तोड़ा जाता है इसके बारे में 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं और 7th के एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से एक पॉल्यूशन चैप्टर सवाल पूछा गया था, ये 8th के साइंस में मिल जाएगा। पॉल्यूशन वैसे भी हम लोग करंट अफेयर में भी पढ़ते हैं। और 12th के बायोलॉजी में एक चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशूज, एयर पॉल्यूशन, फॉसिल फ्यूल करके चैप्टर है, वहाँ से भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चैप्टर तो एक हो सकते हैं, जिस चैप्टर को 12th में ज़्यादा एलेबरेट करके दिया जाता है 10th में उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि 10th के बच्चों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है, 12th के बच्चों का अलग है। जो 9th में एनसीईआरटी होती है साइंस के कॉन्सेप्ट, उसी को एलेबरेट किया जाता है 11th के एनसीईआरटी में। ठीक है, ये एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना आपको पता होगा। ये तो राम कहानी मास्टर साहब ने बता दिया कहाँ से क्या पूछा गया है। थोड़ा सटीक में चैप्टरों को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद से सोर्स देख लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, गाइडेंस वीडियो है, थोड़ा सा गाइडेंस में पता चल जाता है। कोई बीपीएससी की तैयारी वाले बच्चे हैं यार, कोई मूर्ख थोड़ी ना हो आप लोग।
आप लोगों को तो थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। अब चैप्टर ज़रा मार्क कर लीजिएगा, चैप्टर ज़रा मार्क कर लीजिएगा भौतिक विज्ञान में, या चैप्टर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ खो जाता है मेरे से यार, इसलिए पीडीएफ में दे नहीं पाता हूँ। खैर ये वाला पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा दे दूँ। पहला चैप्टर जो है वो फिजिक्स में मात्रक, मापक यंत्र और पैमाने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, कृपया करके इसको तैयार कर लें। दूसरा चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति, पूछा जाता है, जैसे सोलर कांस्टेंट पूछ लिया, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में 69 में सवाल पूछा था, उसमें चंद्रयान चर्चा में था, शायद इसलिए ही पूछा हो। छोड़ के मत जाइएगा, कई बार इस प्रकार के चैप्टर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला है प्रकाश चैप्टर। अगर आपने ये पढ़ लिया तो यकीन मानिए आपके साइंस में से 5 सवाल अगर पूछे जाएंगे तो 1 से 2 सवाल की तो गारंटी होगी जो यहाँ से पूछा जाएगा। अब लाइट में भी 2 आते हैं चैप्टर ग्रुप, एक होता है आपका मिरर और दूसरा होता है आपका लेंस। मिरर और लेंस के विशेषताएं अलग अलग होती हैं, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उसको आपको अध्ययन करना चाहिए। फॉर्मूला पढ़िए और उसका एप्लीकेशन पढ़िए, यानी कि उपयोग क्या है और किस प्रकार से काम करता है। जैसे लेंस का पावर निकालने का क्या फार्मूला होता है, और उसी प्रकार से मिरर का कैसे फोकल लेंथ होता है, कहाँ पर किस पदार्थ को रखेंगे तो कहाँ पर कौन सा इमेज बनता है। उस प्रकार के जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे 69 में पूछा गया, जैसे 68 में पूछा गया था, हो सकता है 71 में भी वैसा पूछा जाए। ऊष्मा और गतिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तरंग गति, वेव जो होता है, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। सेकंड आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ध्वनि, और उसके बाद से विद्युत धारा, इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक करंट भी कह देते हैं कई सारे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा जाता है, उसी में सारा कुछ आ जाता है, चार्ज और विद्युत धारा और रेसिस्टेंट, ये वोल्ट, ये सब कुछ उसी में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो 4 चैप्टर मैंने मार्क किया हुआ है, कृपया करके इनको डिटेल में पढ़ें, हर बारीक सवाल को प्रैक्टिस कर लें इन 4 चैप्टर से। उसके अलावा अगर मुझे किसी चैप्टर को बोला जाएगा तो वो है मापक यंत्र और पैमाने, इसको ज़रूर पढ़ें। हर साल 1 से 2 सवाल यहाँ से गारंटी होती है। प्रकाश से, ऊष्मा और गतिकी से, और तरंग गति से, ध्वनि से, इससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं फिजिक्स में। एक और चैप्टर है जो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाता है, वो है कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन पूछा जाता है, करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा जाता है गुरु, करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा जाता है। कृपया करके इसको अवश्य रूप से पढ़ें। तो ये 5 चैप्टर, जो 6 चैप्टर मैंने मार्क किए हैं, ये आपके फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्या पढ़ना होता है, परिभाषा पढ़िए, अगर कोई फॉर्मूला है तो वो पढ़िए, और उपयोग पढ़िए कि किस प्रकार से कहाँ पर इसका एप्लीकेशन हो सकता है। समझ बनाने का प्रयास करिएगा विज्ञान में, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी में तो आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। बायोलॉजी देख के तो मुझे भी पसीना आ जाता है गुरु, पता नहीं लोग कैसे पढ़ते होंगे। रासायन विज्ञान, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़े, परमाणु की संरचना, अभी डाल्टन वाला सवाल आपको मैंने दिखाया, वो यहीं से पूछा गया। हो सकता है अगली बार रदरफोर्ड का मॉडल पूछ ले, बोर्स का मॉडल पूछ ले, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, परमाणु की संरचना है क्या, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से लाइट में आप पढ़ते हैं ना कि आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है, आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बारे में 10 बार सवाल पूछा गया है, तो आपको प्रकाश से पढ़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से परमाणु की संरचना, इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है। जो सबसे पहली थ्योरी थी मानक रूप से वो डाल्टन की थ्योरी थी, जिसको बाद में अस्वीकार कर दिया गया था। तो डाल्टन की थ्योरी वगैरह आप इसी में पढ़ते हैं, यहाँ से सवाल पिछले वर्ष ही पूछा गया है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलियन, ये आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना होता है। विलियन सॉल्यूशन चैप्टर्स, अभी मैंने आपको एक सवाल दिखाया था ऊपर, यहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है, इसको छोड़ करके कभी मत जाइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है धातुएं, खनिज, अयस्क और गुणधर्म। अभी आपको मैंने दिखाया कि धातु एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या उनका प्रोडक्ट निकलता है, इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। केमिकल रिएक्शंस वगैरह इसमें होंगे इस चैप्टर में, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। मिश्र धातु से कभी कभार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल पूछ लेता है। अधातुएं में आपको अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट, इस चैप्टर का आपने पढ़ा है तो यकीन मानिए केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपने कवर कर लिया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और हर साल, अभी ऊपर भी मैंने एक एसिड बेस वाला सवाल आपको दिखाया है कि वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आप धातु, खनिज, अयस्क पढ़ेंगे तो धातु किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये आपको पढ़ना पड़ता है।
उसी प्रकार से एसिड, बेस और सॉल्ट अगर आप पढ़ते हैं तो किस एसिड का निर्माण कैसे होता है, एसिड बेस के मिश्रण से सॉल्ट का निर्माण होता है, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ता है। जैसे आप बनाते हैं ना NaOH क्या हो गया, ये हो गया आपका बेस प्लस HCl, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, NaCl बनता है। तो ये जो आप पढ़ते हैं ये आप कहाँ पर पढ़ते हैं, तो एसिड, बेस और सॉल्ट में ही पढ़ते हैं। ये कार्बनिक रसायन, उसमें एक पॉलीमर चैप्टर को कभी मत छोड़िएगा। पॉलीमर जैसे आपने सुना होगा कि केवलार के बारे में पूछा जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में पूछा जाता है, रेशम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सब जो चैप्टर हैं इसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में, वो है ईंधन। ईंधन क्यों, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अपूर्ण दहन से CO होता है, CO2 तो गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के अपूर्ण दहन से किसका उत्सर्जन होता है, या सॉरी ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं वो ईंधन चैप्टर से ही आता है, ये आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि, अभी जो मैंने आपको औषधि वाला दिखाया था चैप्टर, खाद्य संरक्षण जैसे किस चीज़ का हम उपयोग करें कि खाने को हम अधिक दिनों तक संरक्षित कर सकते हैं, तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते कभी कभार, लेस इंपॉर्टेंट लेकिन इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाइए बायोलॉजी पर। बायोलॉजी बहुत कठिन होता है, पता नहीं कैसे लोग याद करते हैं। जीव विज्ञान है ना, जीव के बारे में विज्ञान जो पढ़ते हैं उसी को जीव विज्ञान कहा है। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, अलग अलग जीव विज्ञान की उपशाखा है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद से वर्गीकी चैप्टर्स आपसे पूछेगा, कोशिका सेल बायोलॉजी पूछ सकता है आपसे, अनुवांशिकता जो जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कोई एक चैप्टर अगर मुझे बोला जाए बायोलॉजी में चुनने के लिए जिसको मैं पढ़ के जाऊँ और कुछ सवाल मेरे ज़रूर सही हो जाएँ तो वह है सेल बायोलॉजी, इसको कभी मत छोड़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। और दूसरा अगर मुझसे कोई बोले तो वो है ये मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान। मानव जो है ह्यूमन, उसके शरीर के बारे में आपको पढ़ना है, और क्रिया विज्ञान कैसे क्या कौन सा अंग काम करता है, कौन से एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं, किस अंग को क्या नाम दिया जाता है, ये सब जो टॉपिक होते हैं यहाँ से सवाल गारंटेड होता है। सेल बायोलॉजी, मानव शरीर और क्रिया विज्ञान, अगर अंत में मान लो ऐसा परिस्थिति बन जाए कि साइंस बिल्कुल भी नहीं आता है, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 3 चैप्टर कर लेना, एक सेल, एक मानव शारीरिकी और एक पादप कायिकी, प्रकाश संश्लेषण वगैरह जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ये 3 चैप्टर करके जाइएगा। बायोलॉजी के अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें से 7 सही कर सकते हैं आप, 70% सवाल इसी 3 चैप्टर से बिलोंग करते हैं। 70% जब मैं बोल रहा हूँ तो 70 ही है, उससे ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होता है। हर साल पूछा जाता है गुरु, भर भर के पूछा जाता है। तो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स ये दोनों थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सिमिलर है। जैसे आप DNA तो यहाँ भी पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स में DNA को थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं, DNA RNA है ना, ये सब पढ़ते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अनुवांशिकता में फिर कुछ रोगों को पढ़ेंगे कि भाई कुछ रोग जो होते हैं अनुवांशिक रूप से ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, उन सब के बारे में भी यहीं पर पढ़ा जाता है। मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान, इसमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। नहीं समझ में आए तो इसके MCQ कर लीजिए, लूसेंट से कर लीजिए, घटना चक्र से कर लीजिए, लेकिन छोड़ करके नहीं जाना है इसको, ठीक है। पादप कायिकी, और पादप कायिकी से सवाल पूछे जाते हैं, कारिकी, इसमें प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन के बारे में कठिन सवाल जब बनते हैं ना तो यहीं से बनते हैं। ह्यूमन हार्मोन के बारे में नाम पूछ सकता है आपसे, और आपसे पादप हार्मोन के बारे में सवाल पूछता है तो वो कठिनतम सवाल हो जाता है। जैसे 69 में 1-2 सवाल पूछे गए थे। उसके बाद जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो रोग, कुछ कौन से रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या इसको पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं। कैसे तैयार करें, पढ़े नहीं तो MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए, 100 MCQ कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वही घुमा फिरा के वही पूछा था, विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है ना, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, विषाणु जनित रोग के निम्न में से कौन कौन से हैं। तो ये आप अगर 100 MCQ कर लेते हैं तो आपका इनफ है, मोर देन इनफ है। बहुत आसान है तैयार करना, स्कोर करना आसान है इसमें, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर हो गए। कौन कौन से चैप्टर हो गए, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मैंने सारे चैप्टर आपको बता दिए हैं। कहाँ से पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से पढ़ें। पढ़ने के लिए NCERT किताब पढ़ सकते हैं आप, अरिहंत पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी की जो किताब आती है, इन तीनों को आप पढ़ सकते हैं, या तीनों में से कोई एक भी पढ़ेंगे तो भी आपका काफ़ी होगा। अरिहंत का आता है NCERT फैक्ट,
NCERT सार करके किताब आती, कृपया किताब के बारे में मुझे मैसेज करके ना पूछें, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। NCERT सार अरिहंत की किताब आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करना हो तो NCERT 6 से 10th पढ़ लीजिएगा। इतनी बार मैं बोलता हूँ तो कुछ तो बात होगी, 1-2 बार पढ़ने से नहीं होगा, 3-4 बार पढ़ लेंगे। अगर आपने पहले पढ़ा है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए, अभी तो समय है आपके प्रीलिम एग्जाम में, तो आसानी से आप तैयार कर ले जाएंगे। इसलिए साइंस पर मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि 30 सवाल पूछे जाते हैं और बहुत होनहार बच्चे, जिनसे मुझे उम्मीद थी कि इनका अगर PT हो गया तो मेंस इंटरव्यू तो इनका कोई नहीं रोकेगा, वैसे बच्चों का प्रीलिम्स एग्जाम्स नहीं हो पाया। तो वो इसी कारण से है, उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है और करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर अजीब सवाल पूछे गए। 1 लाइनर पूछा गया कि यूपी के रिंकू कुमारी को कौन सा पुरस्कार मिला है और वो कौन सा कार्य करती है। तो इस प्रकार रिंकू कुमारी यूपी में ई-रिक्शा चलाती थी, उनको पुरस्कार दिया गया था, तो ये कौन याद रखेगा यार, है ना। तो इसलिए करंट अफेयर और विज्ञान पर अधिक जोर दें, समय दें अगर लगता है तो, प्रीलिम अगर आपको निकालना है तो। ओके, नॉन साइंस बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किताब मैंने आपको 3 बता दिया। परीक्षा वाणी भी किताब है, बहुत सुंदर किताब है विज्ञान की, वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक को ही पढ़ें, अभी एग्ज़ाम कम है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे गुरुजी? पहला प्रैक्टिस हम लोग करेंगे घटना चक्र से। आप खुद से उठाइए घटना चक्र, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस उसमें लगाइए और ध्यानपूर्वक लगाइए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए लगाइए। दूसरा लूसेंट साइंस का अलग से आता, वो नहीं, जो GS में साइंस रहता है उतना काफ़ी है। ख़ास तौर से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लगा लें, फिजिक्स में तो आप फिर भी सवाल सही कर ले जाते होंगे। तीसरा जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो कहाँ से होगा? तो टेस्ट सीरीज़ से। मैं भी आपका अपने टेस्ट सीरीज़ में आपको दूंगा, 2 साइंस के तो अलग से पेपर होंगे और बाकी फुल लेंथ में साइंस के सवाल रहेंगे। बाकी बहुत सारे कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज होंगे ना, उनके विज्ञान के सवालों को मैं यूट्यूब पर भी हल करवाऊँगा। यूट्यूब पर परीक्षा से पहले, PT से पहले मैं आपको हल करवाऊँगा, तो आप उसको भी हल कर सकते हैं। ये 3 सोर्स आपका होगा प्रैक्टिस का, घटना चक्र, लूसेंट और टेस्ट सीरीज। इससे आपका साइंस का MCQ हो जाएगा। तो ये आपको पूरा मैंने विज्ञान के बारे में गाइड कर दिया है। टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा ज़रूर, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। क्या सवाल मेरे टेस्ट सीरीज से पूछे जाएंगे? मैं अगर दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ख होऊंगा तो इस तरह की गारंटी ले लूँगा। अपनी तो कोई सेटिंग भी नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम चेयरमैन से अकेले में जा कर के मिलते हैं और ABCD सारे क्वेश्चन हमारे यूज़ से आ जाते हैं, नहीं। ऐसा कोई गारंटी मैं कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये झूठ होता है। झूठ तो हमने कभी बेचा ही नहीं, कभी नहीं। ट्रस्ट इस चीज़ का है कि रिवीजन मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जब तो गारंटी लेता हूँ, डिटेल्ड आपका रिवीजन हो जाएगा। सवाल पूछे जाने का गारंटी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो झूठ हो जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? तो 80-20 का रेशियो होगा। 20% सवाल स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे और 80% सवाल आपके 1 लाइनर फैक्चुअल बेस्ड होंगे, जिससे अधिक से अधिक फैक्ट को कवर कर सकें। 69 और 70 दोनों का मिश्रण टाइप का टेस्ट आपका होगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।